हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर मैं यशस्वी कौशल आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बोन और कार्टिलेज में अंतर। देखिए, बोन और कार्टिलेज वैसे तो दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक हैं, और वो संयोजी ऊतक में क्यों रखे गए हैं ये भी मैं बता दूं। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बड़ा गुण होता है कि उसमें बाह्य कोशिकीय पदार्थ, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, जिसे आप आधात्री या मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसकी अधिकता होती है। आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो टोटल अमाउंट है या उसकी जितनी मात्रा है वो सेल के टोटल आयतन से भी ज़्यादा होती है। ऊतक का निर्माण तो कोशिकाओं से ही होता है, पर संयोजी ऊतक में आप देखोगे कोशिकाओं से भी ज़्यादा वो पदार्थ है जो कोशिकाओं ने बना के बाहर निकाला है। तो कोशिकाओं के बाहर उपस्थित पदार्थ, जैसे मैट्रिक्स आप कह रहे हैं, वो मैट्रिक्स वो ज़्यादा है और सेल्स कम हैं। तो टोटल कनेक्टिव टिश्यू में आप क्या देखते हैं कि उसमें बाह्य कोशिकीय पदार्थ या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और सेल्स इन इट्स देमसेल्व्स दे आर लेस इन नंबर। तो ये चीज़ कनेक्टिव टिश्यू को बिल्कुल अलग बनाती है बाकी टिश्यूज से। और बोन और कार्टिलेज में भी ऐसा ही है। बोन और कार्टिलेज ये स्केलेटन या कंकाल का निर्माण करते हैं। स्केलेटन जो होता है उसका काम क्या है? शरीर को सहारा देना, इसके अलावा गति और चलन में सहायता करना, इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, इसके अलावा कैल्शियम और फास्फेट जैसे बड़े महत्वपूर्ण तत्वों को या खनिजों को अपने अंदर समेट के रखना, ज़रूरत पड़े जब शरीर को तब वो वहाँ से ले सकता है शरीर। तो ये कुछ काम है कंकाल के, और कंकाल का निर्माण हुआ है बोन यानी अस्थि और कार्टिलेज यानी उपास्थि से। तो बोन और कार्टिलेज दोनों ही ये सारे काम कर रहे हैं। फिर इनमें अंतर क्या है? आज की यही चर्चा का विषय है। अपन इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही इस वाले वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बोन और कार्टिलेज। सबसे पहली चीज़, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, पर किस प्रकार के? स्पेशल प्रकार के। तो बोन और कार्टिलेज दोनों को विशेष प्रकार के ऊतक यानी संयोजी ऊतक में रखा गया है। ये वाला हमारा सबसे पहला पॉइंट आज का होगा। तो बोन, अस्थि एवं कार्टिलेज यानी उपास्थि। में अंतर। इसका कार्य होता है, ये याद रखना, विशेष संयोजी ऊतक है, विशेष संयोजी ऊतक है। तथा कंकाल के निर्माण में कार्य करते हैं। कंकाल को अपन स्केलेटन कहते हैं ना, स्केलेटन। का निर्माण करते हैं। अब बोन और कार्टिलेज दोनों में कॉमन बात यह है कि ये दोनों ही संपीड़न का प्रतिरोध करते हैं, कंप्रेस नहीं होते दोनों ही। तो ये चीज़, इनमें समानता ये है कि दोनों ही कंप्रेशन या संपीड़न का प्रतिरोध करते हैं।
तो इन दोनों में एक बात तो समान होगी, कंप्रेशन या संपीड़न का प्रतिरोध कर रहे हैं। अब कंप्रेशन का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बोन अपन ऐसे बना लेते हैं भाई, मान लीजिए बोन है, इधर अपन एक ऐसे ही चित्र कार्टिलेज का एक काल्पनिक चित्र खींच लेते हैं, ये कार्टिलेज है। अब अगर आप इनको दबाने की कोशिश करोगे बोन और कार्टिलेज को, तो आप देखोगे कि बोन भी नहीं दब रही है। ये वाली जो चीज़ है, बोन को आप इधर से बल लगाइए, इधर से बल लगाइए, ये नहीं दबेगी। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये बल हमारे किसी काम का नहीं है, दब नहीं। बिल्कुल ये कि यही बात कार्टिलेज में भी है। आप देखोगे कि कार्टिलेज में भी आप यहाँ से बल लगाइए, यहाँ से बल लगाइए, ये भी नहीं दबेगी, ये भी नहीं होगा। यानी संपीड़न का प्रतिरोध, संपीड़न यानी कंप्रेशन, दबाना, प्रतिरोध, दोनों में बराबर है। क्यों ऐसा है, ऐसा क्या है इनमें कॉमन, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर बाद में अंतर भी देख लेंगे। क्योंकि दोनों के आधात्री में, आधात्री मैंने अभी बताया आपको, बाह्य कोशिकीय पदार्थ, कौन सी चीज की अधिकता है वो देख लीजिए। दोनों के आधात्री में कोलेजन प्रोटीन और कैल्शियम बहुत सारा पाया जाता है। प्रचुरता से। तो ये चीज आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये दोनों को आप दबाने की कोशिश करोगे तो अस्थि को दबाओगे यानी बोन को नहीं दबेगी, उपास्थि को दबाओगे नहीं दबेगी। अब ये तो कॉमन चीज है, दोनों के बाह्य कोशिकीय पदार्थ में कैल्शियम बहुत सारा है, कोलेजन बहुत सारा है, ये भी दोनों में कॉमन है। तो फिर इसमें अंतर क्या है, तो जरा अंतर भी देख लेते हैं भाई। अब आप क्या करो, बोन को मोड़ने की कोशिश करो और कार्टिलेज को मोड़ने की कोशिश करो, फिर देखो अंतर पता आपको चलेगा। तो अगर अपन देखें कि इनमें अंतर क्या है, अंतर है कि बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम बहुत अधिक है, अत्यधिक है, जो इसे अलचीला बनाती है। किंतु कार्टिलेज में कार्टिलेज के मैट्रिक्स में आपको एक विशेष प्रकार की शर्करा मिलेगी, श्लेष्मी शर्करा, जिसको कहते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। और कुछ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के कारण आप देखोगे कि उपास्थि मुड़ सकती है, यानी कि वो लचीली है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ये ध्यान रखिए, शर्करा है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, श्लेष्मी शर्करा। की अधिकता इसे लचीला बनाती।
अब ये वाली चीज को अपन एक छोटा सा डायग्राम बना के समझ लेते हैं। जैसे कि अगर अपन कहें कि भाई बोन, तो बोन में आप बोन को अगर कोशिश करो कि भाई हम इसको मोड़ें, तो वो बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। ये बोन है, आप इधर से बल लगाइए, इधर से बल लगाइए, बीच में बल लगाइए, ये अलचीली है, ध्यान रखना। अब आप कार्टिलेज को करके देखिए यही, तो आप कार्टिलेज में क्या देखेंगे, आपको ये ऐसे बैंड होती हुई दिखेगी, ऐसे मुड़ती हुई दिखेगी। आप इसको यहां से बल लगा रहे हैं, यहां से बल लगा रहे हैं, यहां से बल लगा रहे हैं, तो देखिए मुड़ रही है। तो ये लचीलेपन का कारण मैंने बताया अभी, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की अधिकता के कारण ये लचीली है। अब ध्यान ये रखिएगा कि लचीला होने का अर्थ ये नहीं कि कमजोर है कोई चीज। कार्टिलेज भी बोन की तरह ही सहारा देने का, अवलंबन देने का कार्य करेगी। शार्क में तो पूरा का पूरा अंतः कंकाल ही कार्टिलेज का है। कोई चीज लचीली है तो ये कतई मत समझिए कि वो चीज कमजोर है। बोन में दृढ़ता है, रिजिडिटी है, वो समझ में आ रही है। कार्टिलेज रिजिड नहीं है, कार्टिलेज लचीली है। आप हेलमेट देखा होगा आपने, हेलमेट को आप हाथ से दबाने की कोशिश करो, दबता है। ऐसा नहीं कि वो पत्थर की तरह होता है, चट्टान की तरह कि आप उसको दबा रहे हैं तो दब ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। आप हेलमेट को दबाइए, हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए, फिर भी देखिए लचीला है, फिर भी वो सुरक्षा दे रहा है। यही बात कार्टिलेज के लिए याद रखिए। कार्टिलेज में भी लचीलापन है, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो कमजोर है किसी तरह से। जैसे कि एक धागा होता है केवलार, केवलार धागे से मिलके बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है। अगर वो खाली धागा देखो तो बिल्कुल लचीला है, लेकिन अगर उसको बुन लिया जाए तो वो गोलियों को रोक लेता है। तो लचीलापन और मजबूती दो बिल्कुल भिन्न बातें हैं। तो कार्टिलेज लचीली है, लेकिन वो भी शरीर को सहारा देगी, ध्यान रखिएगा। शार्क में तो पूरा का पूरा अंतः कंकाल ही कार्टिलेज का बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपन क्या कर रहे हैं, अब बोन और कार्टिलेज के बीच डिफरेंसेस देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ बोन की बात लिखूंगा, एक तरफ कार्टिलेज की बात लिखूंगा। इधर अपन लिखते हैं अस्थि, बोन, इधर लिख देते हैं कार्टिलेज। अब देखेंगे, जैसा कि हमको पहले ही पता चल चुका है, बोन में लचीलापन बिल्कुल नहीं है, नॉन प्लायबल। प्लायबल का मतलब होता है बेंडेबल, बेंड नहीं हो सकती, मुड़ नहीं सकती। यहां पर है लचीली, इसको लिखेंगे प्लायबल। प्लायबल यानी ये लचीली है, मुड़ सकती है। दूसरा, इसमें आपको दिखेगा आधात्री बनाने वाली सेल्स, कोशिकाओं को आप बोल रहे हो ऑस्टियोसाइट। आधात्री मैट्रिक्स को स्रावित करने वाली, ऑस्टियोसाइट्स हैं। जो विशेष बोन प्रोटीन को निकालती हैं, जिसको कहते हैं ऑसिन। ऑसिन का उत्पादन करती हैं, निर्माण करती हैं। यहां पर आप क्या बताओगे भाई, कार्टिलेज में, कार्टिलेज जो है उसमें भी आधात्री स्रावी कोशिकाएं हैं, लेकिन उनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो यहां पर आधात्री स्रावी सेल्स
स्रावी मतलब सिक्रीशन, कॉन्ड्रोसाइट्स जो विशेष प्रोटीन किसका, कॉन्ड्रिन का उत्पादन करती हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों के प्रोटीन में डिफरेंस है। अब ये जो कोशिकाएं हैं ऑस्टियोसाइट बोन वाली, ये आपको आधात्री में अकेली अकेली दूर दूर धसी हुई दिखेंगी, अकेले अकेले बैठी होंगी। तो एकल रूप से आधात्री में धसी मिलती हैं। ऑस्टियोसाइट सेल्स एकल यानी अकेले रूप से आधात्री में बिखरी हैं। इसमें एकल शब्द ध्यान से देखिए। और यहां पर आपको बताना है भाई, कॉन्ड्रोसाइट इस तरह नहीं है। कॉन्ड्रोसाइट 2 से 5 के ग्रुप में बैठती हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स 2 से 5 के समूह यानी ग्रुप में आधात्री में पाई जाती है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब बोन जो होती है उसके बीच में, अधिकतर बोन्स के बीच में एक गूदेदार ऊतक होता है, अर्ध तरल ऊतक, जेली जैसा, जिसको कहते हैं बोन मैरो अस्थि मज्जा। ये चीज कार्टिलेज में नहीं होगी। तो अधिकांश बोन्स के सेंटर में यानी केंद्र में आपको मिलेगी बोन मैरो। ये अर्ध तरल ऊतक है, सेमी सॉलिड जेली जैसा। बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो करता क्या है, इसकी बात अपन अलग से बाद में कर लेंगे। अभी तो आप देख लीजिए, यहां पर बोन मैरो आपको मिल रही है। यहाँ पर कोई भी कार्टिलेज मैरो जैसी चीज नहीं पाई जाती। मैरो ऊतक अनुपस्थित। अगली महत्वपूर्ण बात कि भाई बोन और कार्टिलेज में अगर आप देखोगे तो बोन जो है उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। कार्टिलेज के संग थोड़ा हिसाब अलग है। कार्टिलेज में आपको ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, बोन, यहाँ पर कार्टिलेज। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि भाई बोन में, मैट्रिक्स में, तो बोन मैट्रिक्स में रक्त वाहिकाएं उपस्थित। और एक और बात भी है, अगर आप देखेंगे ना मैमल्स यानी स्तनधारी, तो स्तनी में, स्तनियों की सघन बोन में, डेंस बोन पार्ट में आपको ऐसी नालें मिलेंगी ऐसी लंबवत नालें, नाले का मतलब होता है कैनाल, नालियां, नालों को कहते हैं कैनाल्स, मिलती हैं
जिनमें ब्लड वेसल पाई जाती हैं, जिनमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। और आप जानते हैं इन नालों को चारों ओर से ऑस्टियोसाइट के कई चक्र घेरते हैं। इन नालों के चारों ओर ऑस्टियोसाइट चक्रीय रूप से मैट्रिक्स का स्राव करती है। तो इस पूरी संरचना को आप क्या कहेंगे? हैवर्शियन सिस्टम। इसको कहते हैं हैवर्शियन सिस्टम। इसको आप बुलाते हैं हैवर्शियन सिस्टम। अब ये वाली जो चीज है हैवर्शियन तंत्र, अब ये वाली जो चीज है, ये चीज केवल स्तनधारी में मिलेगी, मैमल्स में मिलेगी, ध्यान ये रखेगा। मैमल्स के अलावा और किसी की अस्थि आप लेके आ गए तो नहीं काम चलेगा। मैमल्स में भी आपको सघन अस्थि वाले हिस्से में दिखती है। अब कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो कार्टिलेज एक अकेला ऐसा संयोजी ऊतक है जिसमें ब्लड वेसल और नर्व्स नहीं होती हैं। तो कार्टिलेज ऐसा अकेला कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, जिसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ये चीज थोड़ी हाईलाइट करने लायक है। तो ये कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो बोन और कार्टिलेज के बीच में हमको अंतर जानने में सहायता करेंगी। अब हमको अच्छे से पता है कि शार्क में पूरा का पूरा अंतःकंकाल बना होता है उपास्थि यानी कार्टिलेज का। तो ये वाली चीज़ मैं अलग से आपको बता देता हूँ। शार्क का पूरा अंतःकंकाल, पूरा एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का है। और अगर आप किसी पक्षी को देखेंगे, वयस्क पक्षी जो एडल्ट हो चुका है, वो वयस्क पक्षी में आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा अंतःकंकाल केवल अस्थि से बना है। वयस्क पक्षियों में केवल बोन से बना हुआ कंकाल मिलेगा। केवल बोनी होता है। अब मैंने आपको एक बात पहले ही से कही थी कि बोन मैरो यानी वो तरल ऊतक जो अधिकतर अस्थियों के केंद्र में मिलता है, उसका कार्य मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, बोन मैरो अर्ध तरल ऊतक जो है वो क्या करता है, उसका क्या काम है, उस चीज़ को अपन यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, बोन मैरो अर्ध तरल ऊतक, मैंने आपको पहले ही कहा अधिकतर बोन्स के सेंटर में होता है। अधिकतर हमारी रीढ़ ले लीजिए, हमारी उरोस्थि यानी स्टर्नम ये वाली अस्थि ले लीजिए, चाहे आप हमारी पसलियां ले लीजिए, हाथ पांव की अस्थियां तो हैं ही, ये सबके अंदर बोन मैरो है। तो बोन मैरो देखिए दो तरह की होती है। एक होती है पीली मज्जा, येलो मैरो। पीली मज्जा जो होती है इसमें केवल वसा या फैट्स का संग्रह होता है, इसका यही काम है बस। दूसरी जो होती है वो महत्वपूर्ण है, देखिए वो है लाल मज्जा।
रेड बोन मैरो, इसमें आपको देखेंगे स्टेम सेल्स मिलती हैं। स्टेम सेल्स वो हैं जो कि अपरिपक्व हैं अभी, और ये जो स्टेम सेल्स हैं इनसे ही आप देखोगे हमारे शरीर में लाल रक्ताणु जिनको आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्ताणु जिनको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, प्लेटलेट्स जिनको पट्टाणु या बिंबाणु कहते हैं, इन सब का निर्माण होता है। तो यानी कि रक्ताणु का निर्माण होता है। इस घटना को आप कहते हैं हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइटिक टिश्यू है ये, हीमोपोइसिस करने वाला, क्योंकि ये रक्ताणुओं का निर्माण कर रहा है। तो रक्ताणु निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोइसिस, इसीलिए इसको हीमोपोइटिक टिश्यू आप बोलेंगे। लाल मज्जा को, पीली मज्जा को नहीं बोलेंगे। पीली मज्जा भी मिलती है अस्थियों के बीच में, लेकिन उसमें वसा या फैट्स का संग्रह होता है। अब ये वाली चीज़ में अब आपको क्लियर हो गया कि बोन और मैट्रिक्स दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर भी है। दोनों संपीड़न का प्रतिरोध कर रहे हैं, पर लचीलेपन में दोनों अलग हैं। दोनों का काम सेम है, कंकाल का निर्माण करना, कंकाल निर्माण में सहायक होना, और कंकाल जो जो काम करता है वो बोन और कार्टिलेज के गुणों के कारण ही कर पाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब बस आपसे एक ही विनती है कि हमारी पूरी टीम, जो एक्सपर्ट पढ़ाई की टीम है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी के धुरंधर हैं, वो उनके वीडियोस देखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ हम ये पूरा करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।